छिंज मेला बनी का दूसरा दिन और हमारे साथ हैं आज विधानसभा बिलावर से और गुजरू नगरोटा से डीडीसी त्रिपाठी साहब। सर वेलकम है। इस मेला की चार चांद लगाने के लिए आप दूर दराज इलाके में पहुंचे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे इस उपलक्ष्य में? सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो ऐतिहासिक प्रोग्राम है छिंज मेला, ये जितने भी हमारे दूर दराज के लोग पहाड़ों में रहते हैं, अभी भी जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, जो हमारी पहचान है, वो अब भी लोगों में बरकरार है। और इसलिए खास करके मैं जो छिंज मेला और दंगल कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। ये बनी में 200 साल पुराना इतिहास, और खास करके मैं इस कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस इतिहास को बराबर हर साल इसको बिल्कुल बरकरार रखा है। और जो छिंज मेला होता है, इसमें लोगों का जो मन है, लोगों का एक पुराना इतिहास को वापस लाने के लिए, जो बीमारी किसी दवाई से जो व्यक्ति ठीक नहीं होता, वो ऐसे जो कल्चरल प्रोग्राम है वो देखने से वो हंसता है, नाचता है, गाता है। वो चाहे कहीं भी बैठा है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखना और उसकी खुशी देखना, वो कितना खुश है। इस कड़क धूप में वो देखो मेरे भाई कैसे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें सभी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और खास करके हमारी जो पहचान है वो हमारा कल्चर है। कल्चर ही हमारी पहचान कराता है कि हम इस डुग्गर देश के रहने वाले हैं। और मेरा तो प्रयास रहता है, मैं शुरू से ही ये कल्चर प्रोग्राम जो है हर प्रांत, हर जगह, हर जिला में और हर उस पंचायत में हर साल अलग अलग कार्यक्रम हमारे चलते हैं, ताकि लोगों का ये इतिहास बना रहे। और ख़ास करके माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी प्रयास है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे छिंज मेले, हमारे त्योहार पुराने, वही जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये सारा संभाल के रखा था, उनको नमन करना चाहिए। आजकल तो ये हमारा कल्चर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और अभी दोबारा वापस बड़ी खुशी होती है कि ये जिन्होंने इस धरोहर को संभाल के रखा है। और आज जब मैं देख रहा हूँ, और बनी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, आज से 40 साल पहले हमने जहाँ आना शुरू किया था, और इस छिंज मेले में हर साल मैं आता हूँ, चाहे मैं एक दिन के लिए आऊँ। और जब मैं देखता हूँ कि हिमाचल की टीमें और लोकल जितने भी हमारे कलाकार हैं, उनके टैलेंट का भी पता चलता है कि हमारे बीच में भी ऐसे लोग कलाकार हैं जिनकी हमें पहचान नहीं है। तो मैं एक बार फिर इस दंगल कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली पीढ़ी जो हमारे नौजवान हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि नशे से दूर रहें और ऐसे कार्यक्रम में आएँ और अपना जो इतिहास है वो बना रहे। और एक बार फिर मेरा सभी नौजवानों से, ये इतिहास ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारी पहचान ख़त्म हो गई, समझो हम सब खत्म हो गए। त्रिपाठी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इस किस्म के मेलों से हमारी जो सभ्यता है और हमारा जो इतिहास है, उसकी धरोहर को हम आगे ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये मेले पर्यटन को आकर्षण का केंद्र तो हैं, लेकिन टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो है सर। यहाँ क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो पहले भी प्रयास है, जब भी हमारी दिल्ली में बैठक हुई, जम्मू हुई, कि श्रीनगर से भी बढ़िया हमारा जो प्लेस है। अब देखिए छतरकला, देखिए हमारा
वो डुग्गन, वो हमारी टग्गर, लोहाई, मल्हार और डुगैन, और फिर हमारा सरथल और ये बनी दूर दराज का एरिया, ये इतना एक नेचुरल ये इलाका जितना भी जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि जहाँ पर एक तो अभी जो नया रोड जो छत्तरगला टनल का अभी आपने देखा वो सरकार ने दिया है, और जल्दी वो रोड बनेगा। जब तक रोड नहीं बनेंगे तो हम टूरिज्म को बढ़ाया नहीं दे सकते। त्रिपाठी साहब, माननीय मोदी साहब ने भी ये कहा कि डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आपकी पावरफुल सरकार रही है पिछले 10 सालों में, डबल इंजन सरकार भी जिसको बोलते हैं, तो क्यों यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं हुआ टूरिज्म का? देखिए, डबल इंजन सरकार 2.5 साल रही जहाँ पर, उसके बाद वो सरकार पूरी चल नहीं सकी। लेकिन केंद्र सरकार ही गवर्न कर रही है, यूटीज आर डायरेक्टली गवर्नड बाय केंद्र सरकार, तो ऊपर से तो सरकार वही चला रहे थे ना जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी सरकार जहां पर नहीं बनती है उसके लिए बहुत सी ऐसी मजबूरियां हैं, प्रोजेक्ट बनाना पड़ते हैं और वो सरकार ही बनाती है। और जब तक वो प्रोजेक्ट बेसिकली अब सरकार से हमने एक ऑर्डर करवाया है। त्रिपाठी साहब, एलजी भी तो आपका है, सरकार तो अपनी है साहब जी। अभी हमने ऑर्डर एक करवाया है टूरिज्म का, अभी पिछले दिनों में उन्होंने एक सर्वे किया है ग्राउंड पे भी और बाई ईयर भी। सर अभी तो प्रोजेक्ट हमने भेजा है। त्रिपाठी साहब, मैं सच बोलता हूँ सर, जब इलेक्शन आती है तो प्रोजेक्टों की बात चलती है। क्या 10 सालों में आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे? जब अभी एलएस लोकसभा इलेक्शन हुई तो वो प्रोजेक्ट में गतिविधि आई। अब असेंबली इलेक्शन है जब असेंबली इलेक्शन है तो फिर यहाँ गतिविधि आ गई प्रोजेक्टों की, क्या वो पहले नहीं हो सकता? अभी मैंने आपने मुझे पूछा, मैं तो लगातार 4 साल से इस प्रोजेक्ट का पीछे भी हमने एक डीपीआर बना के भेजी थी, हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम कभी इलेक्शन के समय ये बात ही नहीं करते कि अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बनाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं। अब कुछ ही आप कह रहे हैं ना, इसी साल के अंदर आपको दिखेगा ग्राउंड पर। अब मैं कहूँगा कि ये अभी जो इलेक्शन आई है तो ये आपका छत्तरगढ़ वाला टनल और रोड बनेगा, ऐसा नहीं है सर। वैसे पहले भी सर 10 सालों से सुनते आ रहे हैं त्रिपाठी साहब, 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ बनेगा, जब इलेक्शन आती है बाद में भूल जाते हैं। ना भाई साहब, ये तो अब इंटरनेट का जमाना है, अब झूठी कहानियां गई। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट देते थे सर, मानटाप लीडरशिप आप भाजपा यहाँ स्टेटमेंट देते थे पब्लिक डोमेन में इसी तरह कि यहाँ बनेगा जी, बन गया तो, लेकिन ग्राउंड पे वो कहीं भी नहीं होता है। मेरा कहना है कि आज जो मैं कह रहा हूँ वो आप सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट पर देखिए कि जो मैं कह रहा हूँ छत्तरगढ़ वाला टनल है या नहीं है। ये रोड सर, जो बीआरओ हाई कमांड, वो बीआरओ हाई कमांड कहते हैं कि हम 4000 करोड़ मांग रहे हैं टनल का, वो 3 दे रहे हैं, अभी डीपीआर भी नहीं बनी है सर। आपको किसने कहा डीपीआर नहीं बनी है? बीआरओ टॉप जो हाई कमांड है, भाई उसी के अलाइड, देखो उसी के अलाइड जो है दूसरी कंपनी को वो प्रोजेक्ट जाता है, लेकिन जो पेरेंट बॉडी है वो बीआरओ है। जो आप कह रहे हैं ना, पीएन बॉडी बीरो है, और बीआरओ कोई जरूरी नहीं है कि उससे ही हमने काम करवाना है। वो अभी उसका कोई टेंडर अभी नहीं हुआ है, जब भी उसका टेंडर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कोई जरूरी नहीं कि बीआरओ ने वो काम करना है। सर अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि डीपीआर नहीं बनी है सर अभी। जब तक डीपीआर नहीं बने तो वो सेक्शन कैसे मिल गई? वही ना, वहाँ सर्वे होता है, जियोलॉजिस्ट आते हैं, बहुत सारा काम होता है सर, ऐसे थोड़ी प्रोजेक्ट आएगा। एक सर्वे हो चुका है, अब दूसरा ग्राउंड वाला सर्वे जैसे काम लगता है उसका सर्वे आपके सामने कुछ ही दिनों में। अब इलेक्शन की तो वो पुरानी बात, अभी तो कोई इलेक्शन अनाउंस नहीं हुई है। सर आ रही है असेंबली इलेक्शन, आ रही है अभी इलेक्शन, ये समय बताएगा आपको भी इलेक्शन आ रही है या नहीं आ रही है। बिना इलेक्शन के काम होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे साथ गौरी शंकर सर भी हैं, क्या कहेंगे सर, जिस कदर यहाँ आज जो कल्चरल एक्सचेंज हो रही है इस मेले से, और वहाँ जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बना है, लेकिन टूरिज्म ग्राउंड लेवल पे कहीं भी नहीं है। देखिए सर, रियलिटी ये है कि जैसा आप मैं चला गया था पिछले दिनों, हाल ही में चला में लोग सैर करने के लिए आते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा इसको बूस्ट करते हैं। कई जगह बोलते हैं ये चलाधार काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है। तो वहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए, और शायद आप तो जानते होंगे, बट चला में आप जाएंगे, वहाँ ना नेटवर्क है ना पानी है। सरथल में ना नेटवर्क है ना पानी है। मैं सरथल पे भी आ रहा था, मैं बाकी स्पॉट्स पे भी जा रहा हूँ।
तो यहाँ घग्गर में जो हमारे डगर वही जो भी टूरिस्ट स्पॉट हमारे एरिया में है, जो मेन है, वहाँ या तो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ रोड पहुँचा होगा वहाँ नेटवर्क नहीं है, पानी नहीं है, तो बिजली नहीं। मुझे लगता है कि टूरिज़्म के लिए हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर सकते हैं, बट टूरिज़्म के लिए काम नहीं किया गया है। टूरिज़्म के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। लोग सैर करने के लिए आते हैं तो उनको डेफिनेटली फैसिलिटी तो चाहिए। त्रिपाठी साहब तो हमारे मेहमान हैं, और वैसे मेहमान नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, घर के रहने, जहाँ तो आज मेला में आए हैं, इनका हमें वेलकम करते हैं हम सब बनी वासियों की ओर से। ये पॉलिसी मैटर्स जो है, ये एक्चुअली ये जैसे टूरिज़्म का हो गया, टनल का हो गया, ये एक्चुअली लोग थक चुके हैं झूठे बातों से। कई जगह प्लेट्स उखाड़ी जाती हैं, कई जगह पुल के उद्घाटन भी कर दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास ख़त्म हुआ है। नहीं तो ये मेहनती आदमी है, काम करने वाले आदमी है। त्रिपाठी साहब काम करते हैं, मुझे पता है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बट यहाँ पार्टीज़ की बात या किसी ऐसे आदमी के किसी के खिलाफ यहाँ प्रोपेगेंडा वाली बात तो है नहीं। रियलिटी ये है कि चला में देखिए आप, नेटवर्क नहीं है, सरथल में जाइए नेटवर्क नहीं है, पानी नहीं है, चला में पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, डगर में जाइए आप, नेटवर्क नहीं है, आप बांजल साइड जाइए, नेटवर्क नहीं है, रोड नहीं है। बांजल में देखिए एक श्राइन है जौड़ा माता, जहाँ रोड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतने यात्री आते हैं। दौलत तक अभी पहुँचा है, जौड़ा वाली साइड कोई रोड नहीं है, जौड़ा में आप जाइए नेटवर्क नहीं है, जौड़ा में आप जाइए लोगों के घरों में बहुत सी दिक्कतें हैं। मैं आपको बताऊं कि वहाँ से ऐसे हालात हैं, जौड़ा वाली साइड, ल्यूंडी, कालका, ये आप जाइए उधर क्या बोलते हैं, उस साइड जाइए अगर आप हमारे हाल साइड, वहाँ लोगों की क्या पोजीशन है। ल्यूंडी साइड लोगों से 3-3 हज़ार रुपया वसूल किया गया कि आपको मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। देखिए कितनी बैकवर्डनेस है हमारी पॉलिटिक्स में, मैं कहूँगा लोगों में नहीं, हम पॉलिटिकल लोगों में कितने हैं, जहाँ लोगों से 3-3 हज़ार रुपया वसूल करके कि आपको मीटर लगाए जाएंगे जी। और 6-6 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए जो मीटर्स के लिए पैसा लेके गए हैं। उस इलाका में लोग आमतौर पर क्या है, अनएम्प्लॉयड लोग मर्द लोग जो हैं वो कमाई के सिलसिले में घर से बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन, और औरतें घर में हैं, औरतों से पैसे इकट्ठे करके गए हैं। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आपके घर में मीटर लगेंगे, और उनको जो किराया आ रहा है 500 कुछ रुपया किराया आ रहा है। बहुत शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। सर बिजली की ही बात नहीं है, जल जीवन मिशन है सर, 78 करोड़ का प्रोजेक्ट बनी के लिए अभी भी लोग पानी के बगैर हैं। दूसरी बात, यहाँ हेल्थ मेंटेनेंस की बात करें सर, खस्ता हालत है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, हॉर्टिकल्चर 2 यहाँ 4th क्लास लगे हैं, और बात करते हैं 150 करोड़ प्रोजेक्ट लगाएंगे, क्या स्टाफ है इनके पास? और ओवरऑल टोटल रिग्रेट फेलियर है सर, सिर्फ मीडिया में हवाबाजी है और न्यूज़पेपर्स में। देखिए इतनी ज़्यादा जैसे ये तो इश्यूज़ जो है ना, जैसे हमारे स्कूल के इश्यूज़ है, तो हमारा हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, कहाँ पढ़ेगा जब स्कूल में स्टाफ ही नहीं है। आप देखिए बनी के किसी भी स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में, हमारा जो आने वाली नस्लें हैं वो तबाह हो रही हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है, और ये सच्चाई है। इसको आप देखेंगे तो लगता है कि आने वाली नस्ल ख़त्म, और जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार हैं, पढ़ने के बाद, क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद भी उनको जॉब नहीं, ये सच्चाई है। सर केंद्र सरकार जो है पारदर्शिता की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, करप्शन के खिलाफ जो है वो काम करने की बात करती है, लेकिन स्कैम पे स्कैम भी हो रहे हैं। पढ़े लिखे यूथ आज बेरोज़गार हो चुके हैं, वो डैमेज्ड हैं घर बैठे हुए, कोई नशे की ओर जा रहा है क्योंकि रिक्रूटमेंट स्कैम हो रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में स्कैम हो रहे हैं, एपटेक में स्कैम हुए सर, फायर एंड एमरजेंसी जो एस्पिरेंट्स थे वो रो रहे हैं सर, क्या बनेगा? काफ़ी नहीं है, ये एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये काफ़ी चिंता की बात है, बड़ी बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है कि हमारे जो अभी नीट के बच्चे परीक्षा देकर आए थे, जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, उनकी हालत या उनके पेरेंट्स से पूछिए उनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा आप इससे पहले जो दिए हुए हैं, मतलब कोई भी लिस्ट ऐसी नहीं आ रही है जिसका पेपर लीक का न्यूज़ नहीं बनती है, जिसके लिए पहले वो दी गई, जब ये लिस्ट आई नीट का, जब ये रिज़ल्ट आया सॉरी, तो उसके लिए अपने प्रधान साहब ने पहले तो उनको बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है, लेकिन बाद में देखो कितने सबूत आए हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत के बाद, 2-2 साल से मेहनत करने के बाद
सफ़र हो रहे हैं, ये पूरे देश के लिए चिंता वाली बात है। क्या उन बच्चों को जो है वो उनको क्लेम मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, जिन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार खर्च करके कमरा लेके पेपर दिए और फिर कह रहे हैं कि रीटेस्ट होगा, रीनीट होगा, और क्या उनका पैसा खर्च नहीं हुआ? क्या उनके पेरेंट्स से उनको गरीब लोगों ने कैसे उनको जो है वो पेपर देने के लिए भेजा दूर दराज इलाकों में? सेंटर भी कोई श्रीनगर बने, कोई जम्मू, कोई बाहरी राज्यों में। देखिए, जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो डेफिनेटली बच्चों ने तैयारी की होती है, और तैयारी के बाद एग्ज़ाम देने के बाद उनका बर्डन हल्का हो जाता है, वो रिलैक्सड हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिसने इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था वो नेक्स्ट टाइम भी करेगा। बहुत सी लिस्टें पहले आई थी, इससे पहले भी आप देख सकते हैं, तो जो जैसे एक बार आया दूसरी लिस्ट में नहीं भी आया, तो जिसको आदमी को एक बार नौकरी मिल गई और नौकरी के बाद वो वापस उसको अनएम्प्लॉयड कर दिया गया, उसका रिजल्ट क्या होगा? गौरीशंकर सर, आखिरी क्वेश्चन है, लोग चेंज चाहते हैं सर, और आने वाले असेंबली इलेक्शन में किस तरह आप, जैसे सब डिवीज़न बनी की बात करें, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र है और लोगों के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, जिस तरह क्राउड आपको फॉलो कर रहा है और यही आवाज़ आ रही है कि गरीबों के मसीहा जो हैं वो मास्टर गौरीशंकर हैं, आप किस तरह सक्षम है कि इन सब जो है यहाँ के मुद्दों को उजागर करके, और जो भी यहाँ पे गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है या इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कैसे अब ओवरटेक करने के लिए तैयार हैं? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, करप्शन है। सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन कौन जीते, सवाल ये है कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं वो परमानेंट कैसे हों। सवाल ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सर्विस कैसे मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले। सवाल ये है कि जो हमारा भविष्य जो है वो तबाह हो रहा है, चाहे वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं या जैसे यहाँ हमारे कॉलेज देख लीजिए, अभी तक साइंस स्ट्रीम नहीं है। आप यहाँ से लेके बाजिल भटवाल तक देख लीजिए, किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं है। साइंस नस्लें तबाह हो रही हैं, जो भी नस्लें हमारे जो पढ़ने वाले हैं बच्चे वो तबाह हो रहे हैं। जो हमारे बच्चे यहाँ से अभी साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कठुआ में जाके या दूसरी जगह सफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आप एंट्रेंस की ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम जो है वो कहीं लुधियाना में, कोई कहाँ, कोई पंजाब में कहीं कंडक्ट किए जाते हैं। लोगों से बेतहाशा बिजली का किराया वसूल किया जा रहा है। लोग आंगनबाड़ी वर्कर सफ़र हो रहे हैं, रैबरे खेल सफ़र हो रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी देखिए, BDC SPO जो है वो कितनी खस्ता हालत में है। इसके यानी जो भी आप लाइन ले लीजिए, कोई भी महकमा, किसी भी महकमा में आप देख लीजिए, इतनी खस्ता हालत है। जो मुझे लगता है कि सवाल आज का ये है। इसके बाद मेरी तरफ से जो प्रयास है, जिस दिन मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा है, मैं डे नाइट इसके लिए अपना प्रयास जारी रखूँगा। अपने जिस तरह से भी पॉसिबल हो सकेगा, मैं अपनी ज़िंदगी की जो है वो इनके लिए समर्पित है। इन समस्याओं को हल करने के लिए मैं समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। सर, साइंस स्ट्रीम को सुनकर याद आया मुझे, केंद्र सरकार ने अभी कौमी तराना कंपलसरी किया है, क्या साइंस कंपलसरी नहीं है? देखिए, हम भी देशभक्त हैं सर, देखिए सब देशभक्त। देखिए, एक चीज़ है, रही कंपलसरी, क्या कंपलसरी है, क्या कंपलसरी नहीं है। मुझे लगता है कि कौमी तराना भी कंपलसरी है और साइंस भी कंपलसरी है। कौमी तराना तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा कि कहने में ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन बच्चे जो साइंस पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, दूर दराज के कठुआ में जाके साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या बनी के लोगों के लिए साइंस पढ़ना मना है क्या? तो वहाँ भी बैन लगा दें। जो लोग जम्मू में या कठुआ में पढ़ रहे हैं, बच्चे पूछते हैं, जब हम कठुआ जाएंगे वो पूछेंगे कि देखिए सर, यहाँ साइंस सब्जेक्ट क्यों नहीं है, और इतने सालों से साइंस सब्जेक्ट नहीं है। आप देख लीजिए, स्कूल में कुक लगी हुई है, छोटी छोटी बातें देखिए, स्कूल में कुक लगी हुई है, 33 रुपया पर डे उनको दिया जाता है। कौन सा कानून है ये कि 33 रुपये में कोई काम करे? सर, मिनिमम वेजेज एक्ट तो 618 रुपीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ कि इनको 33 रुपया क्यों? और इसके अलावा ये कौन सा, देखिए SPOs की हालत देखिए, 12,000 से 18,000 से वापस बुला के 4,000 रुपये फिर घर में बिठा दिया। बैंक ने उनको लोन दिए क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, कंसीडर किए गए वो। आज उनके बैंक की किस्त कौन देता है? जिनको घर के पैसे, जिन्होंने मकान के लिए लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, उसके लिए पैसा कौन देगा? उनके जो कर्ज़ का जो इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट उनका बैंक में कौन पे करेगा? उनकी फैमिली की जो इतनी खस्ता हालत है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मैंने देखा है इतनी बुरी हालत एक किरायादार के लिए, ये खासकर बिजली का किराया, मैं इसके लिए काफ़ी परेशान हूँ। इसके लिए इतना ज़्यादा बुरी हालत है कि लोगों के बार बार बिल आ रहे हैं। गौरीशंकर सर, आखिरी क्वेश्चन है, किसी भी देश, कंट्री या स्टेट को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हेल्थ मेंटेनेंस, बेटर एजुकेशन और सोशल जस्टिस प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लेकिन सर, अभी हमारी कंट्री पे 630 ट्रिलियन एक्सटर्नल डेट है, हेल्थ मेंटेनेंस की बुरी हालत है, 80 करोड़ लोग हमारे फ्री राशन पे डिपेंड हैं। क्या हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? क्या हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? देखिए, आप बहुत दूर तक पहुंच गए हैं।
इतनी दूर तक मैं पहुंचने से पहले यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहूँगा। बनी में या मछेडी में या हमारे जो गांव में सब सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा। यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए लाइनें लगी होती हैं और हफ्ते का एक बार या दूसरे या 2 हफ्ते में एक बार होता है। क्या लेडीज़ के लिए, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, हमारी लेडीज़ जो हमारे गांव से आती हैं दूर दराज से लेडीज़, उनके लिए क्या सुविधा है? बच्चों के डॉक्टर नहीं, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं, और देखिए इतनी खस्ता हालत है, इतनी बुरी हालत है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स्ड है, एजुकेशन सेक्टर टोटली कोलैप्स्ड है। आप बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से या इन पहाड़ी एरिया से बाहर निकलने के बजाय फ़िलहाल आप इस एरिया में ही रहें। इस एरिया में देखिए लोगों को हम क्या प्रोवाइड कर पाते हैं और लोगों की हालत कितनी खस्ता है, ये देख लीजिए आप, नज़रसानी कीजिए, कोई भी चीज़ इस वक्त अच्छी नहीं चल रही। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।